सुप्रभात दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से जो गणित का टारगेट बैच स्टार्ट किए थे, तो उसको आगे बढ़ाते हुए जो पूर्व में हम लोग जहाँ तक ले गए थे अध्याय को, वहाँ से आगे बढ़े। उससे पहले सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे तरफ मकर संक्रांति मनाया जा रहा है। हो सकता है कि कल आप लोगों के यहाँ मकर संक्रांति मनाई हुई हो, लेकिन आज हमारे यहाँ मकर संक्रांति या जो भी भारतीय त्योहार है उनके एक विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि हर एक त्योहार के पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई कारण है और उसकी एक सामाजिक महत्व है। अगर हम मकर संक्रांति के देखें तो इसका महत्व है दान। मकर संक्रांति क्या है? दान से संबंधित है, अर्थात यह हमें दान करने की परंपरा को सिखाता है। तो हम किसी भी रूप से दान को कर सकते हैं। अगर हम विद्यार्थी हैं तो अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को किसी अन्य व्यक्ति को ज्ञान दे करके उसका दान कर सकते हैं। और ज्ञान जिसको हम लोग सीख रहे हैं, जो शिक्षा ग्रहण करें, वह एक ऐसा दान है जो घटता नहीं है। और आप धन दान कीजिएगा तो शायद घटेगा, लेकिन ज्ञान घटा नहीं। तो इसलिए आप अपने ज्ञान का दान कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित और सभ्य बनाइए। चलिए हम लोग बात करेंगे कि आज से क्या पढ़ेंगे। हम लोग आज से पूर्व हम लोग पढ़े थे कि जब रेखाएं तीन प्रकार का कंडीशन बनाती है, जब दो रेखाएं बनेंगी एक समीकरण की, तो तीन कंडीशन बनाती है। एक तो समांतर जाएगी, दूसरा प्रतिच्छेद करेंगी और तीसरा एक दूसरे के ऊपर संपाती होगी। इनके द्वारा कितने प्रकार के हल निकलेंगे? इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक, इसका एक हल, इसका कितना हल होगा? एक हल। और इसके अनेक हल होंगे। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज इस सभी बातों को ध्यान रखते हुए ग्राफ से प्रश्न को हल करेंगे और आगे देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने अध्याय की शुरुआत करेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यह एक पहला रैखिक समीकरण है। और एक दूसरा लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यह दूसरा समीकरण है। ठीक, और आप जानते हैं कि a1 a2 गुणांक है, b1 b2 भी गुणांक है और c1 c2 एक अचर पद है जिसका मान नहीं परिवर्तन है। इनके तुलना करेंगे तो तुलना अनुपातों की तुलना ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण, ठीक, और बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण। ठीक, तो हल हम लोग कंडीशन क्या कि जब ये एक होगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, a1 और a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, तो क्या होगा? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं केवल एक हल होगा, यानी कि इसे कहेंगे हम लोग अद्वितीय। दूसरा कंडीशन जो बनेगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 c1 बाई c2। संपाती रेखा, संपाती संपाती रेखा, संपाती रेखा। ठीक, यानी कि इसका अपरिमित रूप से
अनेक हल। और तीसरा जो होगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1 यह क्या होगा? यह संगत होगा। मैंने बताया था कि जिसका मान निकलेगा वह संगत होगा और जिसका मान नहीं निकलेगा वह असंगत होगा। ठीक है, आप देखिए, हम लोग इसे समझेंगे। जो मैंने यह तालिका बनाया है, इस तालिका में जो भी बातें लिखी गई हैं, जो तथ्य लिखे हुए हैं, उन तथ्यों को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे पास दो समीकरण होंगे, रैखिक समीकरण, और इनको हल करेंगे। तो उस कैसे प्राप्त करेंगे कि एक हल होगा, अपरिमित रूप से एक हल होगा और कोई हल नहीं होगा बिना हल किए हुए। तो जो हमारे गुणांक है A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इन तीनों जो टर्म दिए हुए हैं अचर पद, इनकी तुलना के माध्यम से हम लोग इन प्रश्नों का हल निकाल पाएंगे। जब A1/A2 और B1/B2 के अनुपातों की तुलना करेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं, अर्थात A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तब क्या होगा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। यानी कि जो मैंने अभी पूर्व में एक ड्राइंग बनाया था, तो वहां पर मैंने क्या खींचा था? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, अर्थात इस प्रकार से रेखा खींचा था। तो इस प्रकार की रेखा में एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद हो रहा है, तो इसका हल होगा जो होगा तो एक हल होगा। ठीक, अब दूसरा कंडीशन देखेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी कि ये तीनों अनुपात एक समान होगा। तो उस टर्म में क्या होगा कि दोनों समीकरण की ग्राफीय रेखाएं एक दूसरे पर स्थापित होंगी, यानी कि संपाती होंगी। तो इस कंडीशन में कितने हल होंगे? तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक। तीसरा, A1/A2 और B1/B2, पहला जो दो गुणांक है ये दोनों के अनुपात बराबर होंगे, लेकिन जो तीसरा अचर पद है उसके बराबर नहीं होगा। तो समांतर रेखा होंगी। क्या होंगी? मान लीजिए यह पहला है, पहला समीकरण का ग्राफ है और दूसरा समीकरण का ग्राफ इसके समांतर जाएगा, तो कोई हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हल तभी होते हैं जब रेखाएं एक दूसरे के संपर्क में आती है, एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेगा, आपसी उनका संपर्क बने तभी जाकर के। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे प्रश्न को हल करना सीखते हैं। तो चलिए हम इसे साफ करते हैं। देखिए, हमारे पास उदाहरण नंबर 2 हम लोग लेंगे। किताब जो है एनसीईआरटी का, उसमें उदाहरण नंबर 2, पहले उदाहरण हम लोग बनाएंगे। जब उदाहरण बनाना सीख जाएंगे तो हम लोग प्रश्नों को हल करना भी सीख जाएंगे। उदाहरण 2, उसमें लिखा है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई। ठीक, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल, 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदी। 9 रुपए में कितने रबर? 3 रबर और 2 पेंसिल खरीदती है। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी। क्या होता है कि दोस्त होते हैं, तो जब दूसरे दोस्त के पास देखेंगे कि उसके पास ये चीज है, तो उसके अंदर भी क्या होगा कि मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। तो रोमिला की एक सहेली थी सोनाली, वह भी देख करके फिर खरीदने गई, तो वह 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदती है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए कि पेंसिल का मूल्य x और रबर का मूल्य क्या है? y रुपए है। ठीक है, हम इसे दो भागों में बांट देते हैं। पहला कंडीशन क्या है जो रोमिला है उसके लिए, कि 2 पेंसिल और 3 रबर। रोमिला, हम उसका नाम लिख देते हैं रोमिला। ठीक, 2 पेंसिल है, 2 पेंसिल का दाम कितना होगा? 2 गुने 1 प्लस 3 रबर, तो 3 गुने y, और इन दोनों का कुल मूल्य कितना है? तो 9 रुपए है। अब इसे अच्छे तरीके से लिखेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 9, समीकरण 1। फिर उसके बाद सोनाली, कौन थी? तो सोनाली थी। ठीक है, वह क्या खरीदती है? 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदती है और 18 रुपए में खरीदती है। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। क्यों?
क्योंकि 4 पेंसिल था तो 4 और एक पेंसिल का दाम 1 रुपये, 4 गुने x 4x, और 6 रबर तो 6 गुने y इक्वल टू 6y, दोनों का मूल्य 18 रुपये था। आप देखिए, जब इसे ग्राफ के रूप में निरूपण करना हो, किसी भी रैखिक समीकरण को ग्राफ में निरूपण करना हो, अपने से कुछ मान रखते हैं और उस मानों को ग्राफ में रखते हैं। तो पहले हम एक यहाँ पर ग्राफ का रूप ले लेते हैं, यह x डैश, यह y और यह y डैश, और यहाँ पर क्या होगा, ओरिजिन यानी शून्य। आप देखिए, दो बॉक्स बनाएंगे, x और y। जब x का मान अगर शून्य रखेंगे, क्या रखते हैं हम, शून्य, समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 में ठीक, x का मान शून्य रखेंगे तो 2 में 0 से गया, 2 शून्य शून्य, 3 और 9 बचा, तो 3y इज इक्वल टू 9, तो 3 के 9, y बराबर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, आप अगला मान अगर रखेंगे, यहाँ पर 3 रखते हैं, 3 रखते हैं तो 3 दूनी के 6, और 9 में 6 गया, 3 बचेगा। मान लीजिए हम यहाँ पर रखते हैं 3, 3 रखे तो 2 गुने 3 बराबर 6, और 9 में 6 गया तो 3, और 3 भागा, इस 3 से भाग देंगे 3 में, तो 3 एकम 3, यहाँ पर बचा 1, इतना हो गया। फिर अब अगले ग्राफ को हल करेंगे, देखिए यहाँ पर भी x का मान शून्य रखेंगे, x और y, यह हुआ समीकरण 2 में, या 2 के लिए x का मान जब शून्य रखें तो 4 गुने शून्य, 4 गुने शून्य प्लस 6y इज इक्वल टू 18, यह हुआ शून्य बराबर 18, तो y बराबर 18 बटा 6, 6 18, यहाँ पर हुआ 3। ठीक है, फिर अब देखेंगे, पुनः हम मान रखेंगे यहाँ पर, इसका मान, x का मान 3, क्या रखेंगे हम लोग, 3 रखेंगे, तो 4 गुने 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 18, 4 3 12 प्लस 6y बराबर 18, 6y बराबर 18 माइनस 12, 6y बराबर 6, 6 कम 6, y बराबर 6, y बराबर 1 1। में कितना प्राप्त हुआ, 0331 0331, लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -1 -2 -3, इतना हो गया। अब इन दोनों तालिकाओं में जो मान दिए गए हैं, इनको एक रेखा के रूप में, ग्राफ के रूप में निरूपण करें। x का मान 0, x का मान, ये x है, x का मान 0 और y का मान 3, y का मान 3, यानी यहाँ पर आ रहा है 0 और 3। दूसरा 3 और y, x का मान 3, x का मान 3 और y का मान 8, मतलब यहाँ पर है 3 और 1, यहाँ पर है, इससे एक ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पर है ठीक, और मान लीजिए ऐसे क्रॉस करता हुआ यह निकल, और यह जो एक समीकरण का हुआ, दूसरा का भी 0 और 3, 0 और 3 और 3 और 1, ये दोनों एक समान रेखाएं हो जा रही है, यानी कि दोनों रेखा एक दूसरे पर स्थित हो जा रही है, तो संपाती बन रही है। तो जब ये संपाती बन रही है तो इसका मान क्या होगा, अगर इसको पूछे कि कितने हल होंगे इसका, तो कहेंगे हम इसका हल होगा जो अपरिमित रूप से
अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। बस ये हमें हल करने का तरीका है। बीजगणितीय रूप में क्या था, इसे मैंने बीजगणितीय रूप में लिखा, यह जो समीकरण था, और ग्राफीय रूप में इस प्रकार से हमने इसे प्रदर्शित कर दिया। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 3.1 प्रश्नावली 3.1, इसमें 3 प्रश्न दिए हैं। 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें मैं आप लोगों को अंतिम प्रश्न बताता हूँ, 3 नंबर। ठीक, 3 नंबर हम लोग प्रश्न को हल करेंगे, बाकी जो 2 प्रश्न है उसे आप लोग स्वयं हल कीजिएगा। लिखा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये है। क्या है, यहाँ पर भी मिश्रित जो दाम है वो दिया गया, किसी व्यक्तिगत वस्तु विशेष तौर पर मूल्य नहीं दिए गए हैं। तो मानेंगे हम लोग, माना सेब का मूल्य बराबर x और अंगूर का मूल्य y, दोनों इसे 2 भाग में बांट देते हैं, और 2 किलोग्राम से 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का दाम है 1 किलोग्राम प्रति किलोग्राम। ठीक, y रुपये x रुपये प्रति किलोग्राम। 2 किलोग्राम का क्या होगा, तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस y, क्योंकि 1 किलोग्राम अंगूर है। इन दोनों का मूल्य जो है 180 नहीं 160 है। यह है 160, तो यह हमारा पहला समीकरण है। और 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, 4 किलोग्राम सेब 1 महीने बाद 4x प्लस 2y, 2 किलोग्राम अंगूर है तो 2y बराबर 300 रुपये। यह हमारा दूसरा समीकरण है। अगर इसे हम चाहें तो इसे और छोटा रूप दे सकते हैं। क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। तो 2 से जब 2x प्लस वाई बराबर, ये 2 गुना में है, यहाँ पर रहेगा तो भागा में हो जाएगा 150, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। इसे दूसरा समीकरण में आते हैं, इसे छोड़ देते हैं। तो हम पुनः 2 बॉक्स बनाएंगे, जिस प्रकार से पूर्व के प्रश्न को हल करने के लिए, यानी उदाहरण को हल करने के लिए बनाया था। 2 बॉक्स बनाए हमने, और इन दोनों बॉक्सों में अपने स्वेच्छा अनुसार मानों को रखेंगे, जिससे यह समीकरण संतुष्ट हो पाए और आसानी से ग्राफ हम लोग बना पाए। पुनः ग्राफ एक ड्रॉ करेंगे, आप लोग इसे ग्राफ की कॉपी पर बनाइएगा या स्केल की मदद से। ठीक, यह हुआ वाई डैश एक्स डैश, और यहाँ पर ओरिजिन। अब बात आती है मान रखने की, तो यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे। पहला समीकरण 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 है। वाई हम यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 160 होगा, और x का मान 0 रखते हैं, 0 ना रख करके हम लोग रखेंगे 20 रखते हैं, x का मान 20 रखते हैं, 20 दूनी 40, 40 से कटेगा तो 120 होगा। ठीक है, अब फिर x का मान क्या रखेंगे हम लोग 60, 60 दूनी 120, फिर 60 रखेंगे, 60 दूनी की 120, 160 में से जाएगा 30। ठीक है, नहीं यहाँ पर 40 हो जाएगा, सॉरी 40, 60 120, 60 में से 120 गया तो 140, 40 बचा। एक समान फिर यहाँ पर रखेंगे 20 रखते हैं, तो 20 जब रखेंगे 20 दूनी 40, 150 में से 40 गया तो 110, और जब 60 रखेंगे तो 30। इतने हमारे पास मान आ रहे हैं। अब इन मानों को एक ग्राफ के रूप में हमें निरूपित करना होगा। कैसे करेंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब ये देखिए, ये ज्यादा बड़ा अंक है, 20 का फासला है, तो हम इसे 20 के रूप में लेंगे। 20 40 60 80 100 120 140 160 और 180। ठीक है, इसी प्रकार इसे 20 40 60 80 100 120 140 इतना रूप में ले लिए, और इससे तो ज्यादा मान नहीं। अब इस समीकरण को हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। पहला x का मान क्या है, 20 है, y का मान 120, x का मान 20 और y का मान 120, मतलब यहाँ पर x का मान 60, y का मान 40, x का मान 60 और y का मान 40, ये दो मान हमने निकाले थे। जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाऊंगा हम, तो एक सरल रेखा की प्राप्ति होगी और यह इस प्रकार से क्रॉस हो जाएगा। ठीक, यह हुआ हमारा समीकरण 1। दूसरे समीकरण हम लोग लेंगे 20 110, 20 और 110, 100 है यहाँ पर, तो मानते हैं यहाँ पर हमारा 110 होगा। ठीक, यह जो है हमारा 20 120, ठीक, और यह जो है 20 110, 60 30, 60 और 30 मानते हैं यहाँ पर होगा 60 और 30, 60 और 30। ठीक है, तो जब हम इन बिंदुओं को फिर बिना मिलाएंगे, हम इस बिंदुओं को पुनः मिलाएंगे, तो ये समांतर जा रही है। क्या जा रही है, तो समांतर जा रही है। जब समांतर जा रही है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं, इसलिए कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोग इस बारे में याद न हो तो अभी कुछ देर पहले आप लोग को बताया था कि जब a1/a2 b1/b2 बराबर हो और c1/c2 बराबर नहीं, अर्थात a1 a2 b1 b2 बराबर है लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं, तो यह रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप जो भी दो प्रश्न बचे हैं 3.1 का, उसे आप लोग हल कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो से हम लोग अध्याय 3.2 को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन मंगलमय।